अगर मैं रिकॉर्ड करूँ जैसे कि अभी जैसे मेरा दिमाग एक पैसिव एक्टिवली थिंकिंग कर रहा है। एक्टिवली थिंकिंग का मतलब क्या है कि अधिकतर मेरा दिमाग क्या बोलते हैं जब नॉलेज को परस्यू कर लेता है तो उसको घुमाता है प्रोजेक्ट की तरह। बट जब मैं सब्जेक्ट वाइज क्या बोलते हैं स्टडी करता हूँ तब मेरा दिमाग कैसे सोचता है और किसके कारण मेरे को ये सब चीज़ें नॉलेज आ जाती है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ अपने आप से ताकि इस चीज़ को मैं देख सकूँ कि जब मेरे को कुछ चीज़ नहीं आती तो मैं उस चीज़ को कैसे सीखता हूँ और ऐसा मेरे दिमाग में ऐसे क्या ट्रिगर होता है कि मैं उन इक्वेशंस को उन चीज़ों में अपने ब्रेन को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। यदि हम बात करें जैसे कि अभी इससे पहले मेरे को क्या बोलते हैं वो नहीं आती थी। सबसे पहले जब मैं 11th क्लास में था, सबसे पहले मतलब कि अभी मेरे दिमाग में यही चल रहा है। जब मैं 11th क्लास में था तो मुझे वो नहीं आती थी साइकोलॉजी वगैरह, तो मैंने साइकोलॉजी पढ़नी चालू करी बट डिसिप्लिन था नहीं मेरा क्योंकि केओटिक पर्सन हूँ, केओटिक हूँ तो डिसिप्लिन था नहीं। तो मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करा विजुअल्स की फॉर्म में और उस चीज़ को समझ दिया कि धीरे धीरे टाइम के संग संग धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली परस्यू होने लग जाए। मैं स्टेप्स ऐसे नहीं चलता कि बुक रीडिंग कर रहा हूँ बुक समझ रहा हूँ, नहीं। मैं हमेशा थीम समझ लेता हूँ। थीम का मतलब ये है जैसे साइकोलॉजी, तो मैंने ये फोकस नहीं दिया कि साइकोलॉजी के रूल्स क्या है। मैंने फोकस ये दिया साइकोलॉजी किस चीज़ पर बात करती है, माइंड पर बात करती है। माइंड क्या पैदा करता है, इल्यूजन्स पैदा करता है। इल्यूजन्स मतलब कि मैनिपुलेशंस टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। जब मैंने माइंड में ये मैपिंग बना ली डेट मीन अब मेरा माइंड उसी तरीके से आसपास वर्क करने लग गया, मुझे उसी तरीके की अवधारणाएं दिखाने लग गया। लेट अस सपोज अगर हम माने एक चीज़ की कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन वर्क कर रही है हाफ प्रेस में, मान लो उसका सॉल्यूशन नहीं है बट हमारी थिंकिंग ऐसी है कि हम उसका सॉल्यूशन अपने दिमाग में लेके घूम रहे हैं। कैसे आया? हमारा परसेप्शन, हमारे ब्रेन ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके रख दिया था आंसर, बस हमने लिखा नहीं था, उस फ्रेज को कंप्लीट नहीं करा। वो हाफ फ्रेज ही हमारे ब्रेन में ऐसा शो होने लग गया जैसे वो फुल फ्रेज हो, बट दैट आर नॉट फुल फ्रेज। वो फुल फ्रेज नहीं है। यही चीज़ हमारे संग होती है कि जब हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो हम आगे तक की अवधारणा लगा लेते हैं। उसके बाद जब मैं आया तो मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने लग गया। तो कंप्यूटर साइंस में भी शुरुआत में मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैंने चीज़ों को बटोरा, ऑब्जर्व करा, समझा और समझने के बाद यूँ नहीं कि पढ़ता गया मैं टेक्नोलॉजी के बारे में नाम जानता हूँ, नहीं। मैं उसके बारे में जान गया कि हाँ कंप्यूटर साइंस चाहती क्या है, कंप्यूटर साइंस है क्या, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर साइंस, और इसको पाथवे क्या है इसका अंडरस्टैंड करने का, बस। पर मैंने पाथवे पे ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान दिया अपने ऊपर कि आई एम द कंप्यूटर साइंटिस्ट, दिस इज़ अ साइकोलॉजी। जब आप अपने ब्रेन को ये एहसास दिला दें कि हाँ हम पहले से ही ये चीज़ है। अब जैसे मेरे दिमाग में यही एक टेंशन इतने महीनों बाद, सालों बाद दोबारा आई है। क्या आई है कि मुझे मैथमेटिक्स इक्वेशंस पे लिखना है। अब स्टेटमेंट्स पे नहीं लिखना, थ्योरीज थ्योरम्स ऑफ इक्वेशंस पे लिखनी है। मुझे इक्वेशंस पे लिखनी इसलिए नहीं आती क्योंकि जब आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हो तो ये है इंडिया, यहाँ क्या है, यहाँ भाषा बहुत गंदी है, यहाँ कोई भाषा का तालमेल नहीं है। क्यों? यहाँ कोई एक पर्टिकुलर भाषा नहीं चल रही, यहाँ मिश्रण चल रहा है। जब मिश्रण भाषा चलती है तो व्यक्ति एक्सप्रेस करने के लिए उसको टर्म्स ही नहीं पता होती। लेट अस सपोज उसे इंग्लिश है, इंग्लिश उसे आती नहीं है, उसका टेम्परल लोब अच्छे से वर्क कर नहीं रहा, तो वो इंग्लिश में कैसे लिखेगा? वो हाफ वर्ड्स इंग्लिश में लिखेगा और फिर जैसे ही उसको इंग्लिश में अटकेगा तो फिर वो अपनी मातृभाषा में जाएगा। अब उसे अपनी मातृभाषा के भी पूरे वर्ड नहीं पता, क्या होगा? धीरे 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 वो उस चीज़ पे ध्यान देगा तो वो उसी चीज़ पे हैबिचुअल हो जाएगा। वो फिर इक्वेशंस, वो थ्योरम्स को इक्वेशंस की फॉर्म में ना लिखकर सेंटेंस की फॉर्म में लिखेगा। दिस इज द स्टेटमेंट। बट जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे स्टेटमेंट्स नहीं इस्तेमाल आती। हमारे स्टेटमेंट्स लिखने बैठ गए तो 100 ब्लैक बोर्ड भर जाएंगे, वहाँ फिर इक्वेशंस काम आती है जब हम किसी चीज़ को शॉर्ट में डिस्प्लेन एक्सप्लेन कर देते हैं या डिस्क्लोज कर देते हैं कि जब टाइम आएगा तब इस फ्रेज को खोलेंगे, इक्वेशन को खोलेंगे और इस इक्वेशन से सॉल्यूशन सॉल्व करवा लेंगे। हमेशा
मैथमेटिक्स दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो प्रॉब्लम पे, कि प्रॉब्लम क्या होगी, और दूसरी चीज़ सर्कमस्टेंस पे कि उसका सर्कमस्टेंस क्या है। जब हम बात कर रहे हैं कि हम किसी सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में हम सॉल्यूशन डिफाइन क्या करते हैं? क्या मैथमेटिक्स में नेचर हमें सॉल्यूशन वो क्वेश्चन देता है? नो 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 नो, क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बनाते हैं। व्हाई? जब मैथमेटिक्स में हमें एक पर्टिकुलर इक्वेशन पे काम करते हैं और वो पर्टिकुलर इक्वेशंस अभी हमारे काम की नहीं है, आने वाले समय में काम की होगी, तो हम उसको बिन सॉल्यूशन के छोड़ देते हैं, मतलब एक ओनली इक्वेशंस। फिर उस इक्वेशन का समय आने पर हम उस इक्वेशंस को उसी सर्कमस्टेंस पे पुट अप करते हैं और देन गेट एन सॉल्यूशन। मान लो कोई मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला मुझे इस्तेमाल करना है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, वो प्रॉब्लम ही अभी नहीं आई, स्ट्रेटेजी फॉर्मूला पहले बन गए, प्रॉब्लम अभी नहीं आई है, प्रॉब्लम आने वाले समय में आएगी या कोई सर्कमस्टेंस पे टकरा सकती है, देन मैं उस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपनी सॉल्यूशंस तक पहुंच सकता हूँ, टैकल कर सकता हूँ। वरना इसका एक और चारा है कि जब प्रॉब्लम आए तब उसको सॉल्व करो, तब टैकलिंग करने के लिए फॉर्मूला बनाओ, या फॉर्मूला ना बना के डायरेक्ट सॉल्व करो। पर हर बार डायरेक्ट सॉल्व करना ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बेहतर ये एक फॉर्मूला बना लो, एक फॉर्मूला या स्ट्रेटेजी तो पहले ही मेक करके रखती है फ्लो चार्ट में, जब इस्तेमाल पड़े तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजिकली ठीक हो जाएगी। डायरेक्ट सॉल्यूशन, नो टैकल। इक्वेशंस यही काम करती हैं कि इक्वेशंस में जब हम करते हैं तो इक्वेशंस एक्सप्रेशन होती है एक जो हाफ होती है, जो इक्विवेलेंस में अपनी कुछ वैल्यू रखती है। वो वैल्यू फाइंड हमें इस टाइम पे नहीं करनी होती, आने वाले समय में या किसी भी प्रॉब्लम के टाइम पे हमें उसे करना होता है जब सर्कमस्टेंस हमें मिलता है। कोई प्रॉब्लम्स और सर्कमस्टेंस ये दो चीज़ें सर्कल थ्योरम में वर्क करती है। प्रॉब्लम्स क्या है? कोई भी समस्या या प्रॉब्लम ऐसी चीज़ जो हमें, अगर हम ये चीज़ टैकल नहीं करेगी तो ये हमें दिक्कत देगी, ये हमें टफ कर देगी और चीज़ें, तो हम उस चीज़ को ईजी बनाने के लिए, डैट इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? हार्ड चीज़ को ईजी बनाना, ये प्रॉब्लम है। क्यों? हर जगह कठिनाइयाँ पाएगी, हर जगह हार्ड स्टेप्स पाएंगे, हम उनको अगर सॉल्व कर देते हैं डैट मीन वो ईजी हो गए और हमारे लिए ईजिली मेमोरेबल हो गए, तो वो क्या है? एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्कमस्टेंस क्या है? सर्कमस्टेंस आसपास का वातावरण। इक्वेशंस फॉर्मूले हम पे है, बट वो फॉर्मूला कहीं भी इस्तेमाल हो जाए, तो वो कहीं भी जहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं डैट इज़ अ सर्कमस्टेंस। हमारे आसपास का वातावरण बार बार बदलता रहता है, हम कहीं और होते हैं तो वहाँ पे नई प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके कारण अब मान के चलो जाड़े के ठंड में पड़े हो तो ठंड में गर्मी के कपड़े थोड़ी ना मांगोगे, ठंड के ही मांगोगे। तो प्रॉब्लम क्या थी? ठंड के कपड़े, ठंड के कारण, और ठंड क्या था? उसका आसपास का वातावरण, सर्कमस्टेंस। ये तो जब हम बात करें इक्वेशंस की, तो अब मेरा दिमाग कैसे सोच रहा है? मेरा दिमाग अभी कुछ नहीं जानता इक्वेशन में कैसे लिखना है, तो मेरा दिमाग जोड़ लगा रहा है। क्या लगा रहा है? कि सोच रहा है कि इक्वेशंस पे बनाना कैसे सीखूंगा, पहले वे ढूंढ रहा है, ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। क्या ऑब्जर्व करना बुरी बात है? क्या ऑलवेज क्रिएट करने बढ़िया बात है? अभी क्रिएट होगा ब्रेन से, मेरा ब्रेन क्रिएट कैसे करेगा चीज़ों को, अभी देखना। जब मैं सोच रहा हूँ, केवल ओनली जस्ट सोच रहा हूँ, तो सोचते सोचते इक्वेशंस जो होगी वर्क करेगी कैसे? पहले मेरे दिमाग में पूरी स्टेटमेंट्स है, क्योंकि मैं उनके लिए हैबिचुअल हूँ, तो सबसे पहले मैं उनको त्यागूंगा। जैसे एक ह्यूमन बॉडी जब सड़ जाती है गंदा वंदा खा पी के, जैसे चाय वगैरह ये सब चीज़ें पी पा के धीरे सड़ जाती है, तो उपवास रखना होता है, फिर उसके बाद अच्छा खाना चालू करना होता है, जिससे सेहत क्या होती है? हाईली बूस्ट होती है, सबसे ज़्यादा बूस्ट होती है। वाई? क्योंकि आपकी बॉडी जो है बैलेंस हो रही है। तो मैथमेटिक्स भी यही चाहती है। मैथमेटिक्स में जब इक्वेशंस हमें बनानी होती है तो सबसे पहले हमें अपने ब्रेन से आसपास की लैंग्वेज क्लियर करनी होती है, हमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज को कैचअप करना होता है। जब हम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज को कैचअप करते हैं डैट मीन हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे पैटर्न जो हमारे सर्कमस्टेंस से बाहर है। क्यों? अब हम फॉर्मूला पैक कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स यूज़ होती है फॉर्मूला मेकिंग करने के लिए। अब इससे क्या फ़ायदा? जितनी स्टेटमेंट्स मैं अभी कह रहा हूँ
ये स्टेटमेंट मेरे ब्रेन में ओवरऑल एक इन्वायरमेंट बिल्ड कर देगी। क्या इन्वायरमेंट बिल्ड करेगी? ये इन्वायरमेंट ये बिल्ड करेगी कि मेरा ब्रेन उसी तरीके से वर्किंग करेगा। हाँ, इक्वेशंस क्या है? अब जब भी मैं ब्लैक बोर्ड में लिखूँगा या किसी भी चीज़ में लिखूँगा तो उससे क्या होगा? मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सोचता हूँ और कैसे चीज़ें क्रिएट करता हूँ, ताकि मैं ये आगे देख कर अपने आप रिकॉलिंग कर सकूँ। जब हम बात कर रहे हैं इक्वेशंस की, तो इक्वेशन जस्टिफाई करेगी किसी भी एक प्रॉब्लम को। कैसी प्रॉब्लम? विदाउट सर्कमस्टेंस प्रॉब्लम। जब हम विदाउट सर्कमस्टेंस प्रॉब्लम की बात करेंगे, डैट मीन हम चाह रहे हैं इक्वेशंस पर बात करना। इक्वेशंस पे ऐसी इक्वेशंस जो फ्रेसेस के फॉर्म में है। जैसे मान के चलो मैंने कोई भी स्टेटमेंट लिखी, कोई भी स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट भी अगर मैं लिखता हूँ, सिंपल स्टेटमेंट में लिखता हूँ, तो मैं अब यहाँ पे ये सोचूंगा कि मेरा इसमें बेनिफिट क्या है। यदि मेरे बेनिफिट इक्वेशंस पे, देन आई गॉन इक्वेशन, मैं इक्वेशन पे जाऊँगा। बिकॉज क्योंकि जब मैं इक्वेशन पे जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे इजी पड़ेगा, और हर व्यक्ति इजी ढूंढना चाहता है, इजी सॉल्यूशंस, इजी टर्म्स। और साथ में जब वो इन्वायरमेंट के बाहर सोचेगा तो वो उसके पीछे आकर्षित होगा। क्या आकर्षित होगा? कि भाई एक जगह छोटा सा चीज़ पा रही है, दूसरी जगह बहुत सारी चीज़ें पा रही है, प्रॉब्लम्स बढ़ती ही सारी आ रही है। जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं, अभी जैसे मुझे आइडिया आया कि यहाँ कुत्ते भूख रहे थे, तो मैंने सोचा देखो एक इक्वेशंस का कैसे फ़ायदा हो जाता है कि कई सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। वेरिएबल्स मल्टीपल्स होते हैं, जब मल्टी डायमेंशन होती है, मल्टी डायमेंशन इक्वेशंस लिखूँगा मैं तो डायरेक्ट पहली बात, मैं जो इक्वेशंस लिखूँगा, मैं इक्वेशंस मतलब कि अपनी लैंग्वेज के तरह ट्रांसफर कर रहा हूँ। मुझे इक्वेशंस किसी मैथमेटिक्स फॉर्मूले की तरह इक्वेशन वो नहीं करना, मैं अपने दिमाग की वजह से लिखना चाहता हूँ इक्वेशंस बोले। जब जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, मेरा मन तो कर रहा है इनके पिछवाड़े पे जाके तहत लात मारूं, है ना। बट फिर मैंने सोचा इसका और भी तो सोल्यूशन हो सकता है, जाके एक बिस्कुट पकड़ा दे, मतलब एक ही चीज़ के सॉल्यूशन बता दे ना। मैंने इसमें कोई वेरिएबल्स इस्तेमाल करा है, बट सॉल्यूशन कंटेन हो गए। दैट इज़ द क्या प्रॉब्लम एंड दैट्स द सर्कमस्टेंस। हाँ, साइलेंट मुझे चाहिए, क्या साइलेंट चाहिए। कुत्ते क्या कर रहे हैं? नॉइस कर रहे हैं। मेरा मन कर रहा है मैं इनका जाके पिछवाड़े पर लात मार दूँ, बट इसका एक और सोल्यूशन है, मैं जाके इनको बिस्कुट खिला दूँ, ये उससे भी शांत हो जाएंगे। दैट मीन मुझे मेरा वांट और डिज़ायर कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द क्या एक इक्वेशन है। बस अगर मैंने इनको स्मॉल टर्म्स में लिख दिया और आपस में इंटरकनेक्टेड कर दिया सिंपल द्वारा, तो मैथमेटिक्स इज द वर्क ऑन सिंबल्स, नोटेशंस एंड ऑपरेटर्स, एंड दैट्स अ फॉर्म ऑफ लॉजिक्स। ठीक है, तो इक्वेशंस में मेरा दिमाग ऐसे वर्क करेगा। मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली हर चीज़ पहले रिकॉलिंग करता है। रिकॉलिंग का मतलब ये है पहले ऊपर ऊपर से सीखता है। मेरी 4 स्टेट है, मैं बिगिनिंग में सबसे पहले देखता हूँ, फिर थोड़ी अध्ययन करता हूँ उसके बारे में, जानता हूँ। जानने को भी ये नहीं कि मैं उसके बारे में रूल्स पढ़ रहा हूँ, टेक्निक्स पढ़ रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं उसके बारे में जानता हूँ। तीसरी चीज़, फिर मैं उसके ऊपर बुक लिखता हूँ या थ्योरम्स बनाता हूँ या क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट वाइज काम करता हूँ। मैं कभी सब्जेक्ट में काम करता हूँ, सब्जेक्ट मतलब कि मैं थोड़ा ऊपर से जान लेता हूँ बस सब्जेक्ट को, फिर मैं प्रोजेक्ट पे कूदता हूँ। मेरी हमेशा से हैबिचुअल आइडिया आदत है। दूसरी चीज़ जैसे मैथमेटिक्स हो गई, जब मैं 9th 10th 11th 12th की मैथमेटिक्स पढ़ता था तो मैं कभी भी क्वेश्चंस नहीं पढ़ता था। मेरी आदत ये थी मैं कभी भी एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करता था, प्रैक्टिस नहीं करता था। मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ता था, वो भी साल के दो दिन पहले पेपर से पहले, और फिर भी मैं नंबर ले आता था सबसे ज़्यादा, बिकॉज आई एम द थ्योरमिस्ट और मैथमेटिशियन। ये सब चीज़ें जब मैं करता था, तो जब मैं मैथमेटिक्स की केवल थ्योरी पढ़ता था, क्वेश्चन नहीं करता था, तो क्यों? क्योंकि मैं उसका बिहेवियर जानना करता था मैथ्स का। मुझे पता चल गया भाई कि कोई चीज़ ऐसे वहाँ पे इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो मैं क्यों अपने दिमाग में ये डालूंगा कि प्लस ऑपरेटर करके भाई 5 + 2 7 होता है। मैं डायरेक्ट ऑपरेशन समझ लूँगा, दो संख्याओं को जोड़ा उसका रिजल्ट ये हो सकता है। प्रिडिक्टमेंट बचपन से मैं ये करता आ रहा हूँ। मुझे सिर्फ थ्योरी पढ़नी है कि प्लस करता क्या है, ऑपरेट दोनों चीज़ों को जोड़ता है, माइनस करता क्या है, दोनों चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करता है, डिफरेंशिएशन करता क्या है, एक रेट ऑफ चेंज को कैसे करता है डिविजिबिलिटी के स्पेस पर। बस इतनी चीज़ें जान ली, फिर फॉर्मूला अपने आप कर दिया। भाई साइन एक्स कोस एक्स पर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, साइन एक्स कोस एक्स पे ऐसे ट्रांसफर हो रहा है कि जब हम किसी चीज़ की डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं,
जब हम किसी चीज़ की डिफरेंशिएटी निकाल रहे हैं तो किस तरीके से अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है फंक्शन, वो साइन है कोसेक पर डिपेंड हो रहा है। और अगर माइनस प्लस साइन की बात करें, जैसे कि हम कि भाई माइनस साइन आता है प्लस साइन आता है, तो वो डिपेंड करता है आपका माइनस प्लस साइन। जैसे कि मान के चलो कोसेक का मैं डिफरेंस का माइनस साइन एक्स आया, तो माइनस का मतलब क्या है, जब मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसका बिहेवियर तो चेंज हो रहा है, पर वो एंटी क्लॉकवाइज फंक्शन चल रहा है, क्लॉकवाइज फंक्शन चल रहा है जब उसके अंदर इनपुट्स डाल रहे हैं हम। लेट अस सपोज, अब देखना मेरा दिमाग कैसे चल रहा था जब मैंने 11th क्लास में, मैंने जब फंक्शन चेंज हो रहा है, बाकी सब सोचते इतना, मैं 2 सेकंड में सोच ला करता, एक सेकंड में। ऐसे थोड़ी ना मैथमेटिक्स खिलाता था क्लास में और स्कूल में, 1 मिनट में सोच ला करता था कि जब फंक्शन कोस एक्स का डिफरेंशिएट करा माइनस साइन एक्स आ रहा है, जो साइन एक्स का फंक्शन हम कर रहे हैं, तो कोस एक्स का मतलब क्या है, कोस एक्स का फंक्शन वर्क कर रहा है, वैल्यूज दे रहा है, जब इनपुट हम स्मॉल से इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, तो वो स्मॉल से मतलब कि 0 1 तक की उनकी रेंज होती है, उसके बाद वो रिपीट होने लग जाती है। तो लेट अस सपोज जब मैं बढ़ते क्रम में जा रहा हूँ तो कोस एक्स क्या कर रहा है, कोस एक्स डिफरेंशिएट कर रहा है जब इनपुट्स डाल रहे हैं हम, तो एक रिजल्ट दे रहा है हमें किसके बेस पर, जब कोई चीज़ ऐसे चल रही है। इनमें 2 चीज़ें होती है, एक पाई/9 के बेस पर होता है जो कि डोमेन करता है साइन को, एक पाई के बेस पर होता है जो डोमेन करता है कोस को। जब मैं कोस की बात करूँ तो पाई का मतलब है हाफ, प्लेन हॉरिजॉन्टल में वर्क कर रहा है। जब हॉरिजॉन्टल में वर्क कर रहा है डेट मीन आप बात कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, और जब आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएट करने का मतलब है आप उस फंक्शन को चेंज कर रहे हो। क्या चेंज कर रहे हो, जब उसको चेंज कर रहे हो तो वो साइन के बेस पर कर रहा है, अब 90 के बेस पर चल रहा है। जब वो शिफ्टिंग हुआ तो किधर की तरफ शिफ्टिंग हुआ है, वो उसका प्लस माइनस उसका डिपेंड कर देगा कि वो फंक्शन उसका जब वर्क कर रहा है, वो फंक्शन उसका जब इनपुट और आउटपुट में चेंज हो रहा है, इनपुट जब हम कोड से डाल रहे हैं और इनपुट के बेस पर रिजल्ट में जो चेंज आ रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, डेट मीन साइन रिप्रेजेंट, ये साइन रिप्रेजेंट करेगा। ये थिंकिंग मैं 11th क्लास में रखता था, 9th क्लास में भी रखता था, तभी मैंने थ्योरम्स वगैरह कितनी सॉल्व करी थी इक्वेशंस के टाइप पे। मैं आज तक कभी भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, इसलिए मेरे टीचर मेरे पीछे पड़े रहते थे क्योंकि वो मेरे लड़ चाहते थे। वो बात अलग थी, मैं पीछे से गाली बकता था, हाँ, क्योंकि बच्चा था, नादान था, तो इसलिए मेरे जो टीचर्स थे वो मेरे को क्या बोलते हैं, वो चाहते थे कि भाई ये प्रैक्टिस भी करे, पर खाली ये थोड़ी ना होता कि मैथमेटिक्स में आपको थ्योरम्स आती वो आती है तो आप बस बिन पढ़े हुए सब कुछ बस चले जाओ। और मैं हाँकता बोलता, हाँकने का मतलब है जैसा अब भी मैं मैथमेटिक्स ये इसलिए भी कहता हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि इससे साइकोलॉजी आप बूस्ट होती है, आपका ब्रेन अपने एक CQ को और IQ को इतना तेज कर लेता है, कहता है कि मैं हार नहीं सकता, जैसे जैसे ईगो, और इससे क्या है आप नई नई क्रिएशन करते हैं। हर एक साइंटिस्ट में ईगो होता है, तभी तो नई रचनाएं पैदा करता है। वो क्यों, क्योंकि जब कोई चीज़ उससे बढ़िया बन जाएगी तो वो उससे बेटर करने की सोचेगा, लेकिन बेटर मोर देन, यही उसको एक नई नई रचनाएं बनाता है इस धरती पर। वरना हर कोई यूँ कहता चलो उसने बना दिया कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। नई नई रचना ऐसे पैदा हुई है, क्रिएशंस, हर कोई चाहता मेरा नाम बने कुछ यूनिक चीज़ में। यदि है कैपेबिलिटी तो यूनिक उसने बना दिया, यदि कैपेबिलिटी नहीं है तो वो यूनिक नहीं बना पाया, फिर वो सहयोग का काम कर जाएगा, कहता है कुछ नहीं तो कुछ सही, ये वाला काम। ऐसे तो मेरे मैथमेटिक्स वाले जो टीचर थे वो मेरे पीछे पड़े रहते थे कि भाई तू प्रैक्टिस कर, क्वेश्चन सॉल्व कर, इसलिए वो मुझे फालतू क्वेश्चन देते थे। और फिर जब मुझे फालतू क्वेश्चन देते थे मुझे करने में आलस आता था, तो मैं पीछे से गाली बकता था, साला मेरे पीछे पड़ा है, हाँ वो आलस ही ये चलता रहता है। बाद में मुझे अकल आई कि वो मेरे भले के लिए ही चाह रहे थे, पर क्वेश्चन में आज भी नहीं करता, ये हकीकत है। तो इसलिए मुझे इक्वेशंस की भी आदत नहीं पड़ी, थ्योरी की ज़्यादा आदत है। और बात रही इक्वेशंस की, तो मैं क्वेश्चन पता है कब करता था, जैसे मान के चलो मैं ब्लैक बोर्ड में बुला लिया, बेटा लव गुप्ता 11th क्लास के टीचर बुला रहे, बेटा लव गुप्ता सॉल्व करो, तो वहाँ पे जाके मैंने अलग अलग फॉर्मूले ब्लैक बोर्ड में बना दिए, तुरंत ही वो सॉल्व कर दिया, मतलब बिन कलम चलाए, सिर्फ थ्योरी पढ़ के समझ के। मेरे को एक बार याद है, मैंने वो चैप्टर होते हैं क्या बोलते हैं क्लास 11th के, वो फिर ऐसे कुछ चैप्टर था, वो 3rd चैप्टर था ऐसे, तो कौन कौन से है, पहले तो एक हो गया रियल नंबर, नहीं सेट हो गया, फिर हो गया आपका रिलेशन एंड फंक्शन, फिर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है।
और चौथा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, पांचवा हो गया लीनियर इनइक्वालिटीज, छठा हो गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो लेट अस सपोज मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बताता हूँ। जब बात आई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, मुझे नहीं पता थी कुछ भी क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था। मैं पीछे का अपना, मेरी आदत सबसे ख़राब ये है कि मैं अपना पीछे का रिकॉल करता रहता हूँ बार बार। क्यों पीछे का रिकॉल क्यों करता रहता हूँ मैं, आगे का मैं इतने जल्दी क्यों नहीं सीखता? क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं बार बार यूँ सोचता हूँ अपना बेस कंप्लीट करो, ये मेरी गंदी आदत है। और उसी के बीच में ये भी फ़ायदा है कि मैं नई नई रचनाएँ बना लेता हूँ। नई नई रचनाएँ मतलब जैसे मैं क्लास 9th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा था, तब जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के साथ कुछ पाई वाई की फॉर्म में और 360 की फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में वो बना लिए थे उसी टाइम पे मैंने 9th क्लास में, 9th 10th क्लास में मैंने बना लिए थे। 11th क्लास में जब मैं आया और मैंने चैप्टर पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मैं कह रहा दिस इज माय चैप्टर, ये मैंने बना रखा है, मेरे पे थ्योरम है लिखी हुई रेडियंस के बीच में। मैं अपनी क्लास में आके देख रहा कि देखिए ये एंगल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये दे, और इसके साइज कैसे बढ़ रहा है, डेट मीन यहाँ पे इसकी मेजरमेंट हो सकती है, दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज माय थ्योरम। क्लास 11th के जितने भी थ्योरम्स हैं जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम हुई, वो भी मैंने बना रखी थी। हाँ मैंने एग्जैक्ट फॉर्मूले के बेसिस पर नहीं बना रखी थी, पर उसका जो पास्कल ट्रायंगल फॉर्मूला था जिसमें हम C0 C1 C1 के, ये सब चीज़ें मैंने ले रखी थी, लिख रखी थी। आसान ही तो है। जब हम फैक्टोरियल की बात करते हैं, ये तो मुझे अब नाम पता चली थी 11th में फैक्टोरियल से पहले मैं घटते क्रम में कि एक नंबर से घटते क्रम में कैसे वो करें, ऐसे सीक्वेंस बना रखे थे पहले। थोड़ा मोटा लॉजिक होता है, पर मेरा जो लॉजिक बना है वो हमेशा आसपास के वातावरण से बना है। जब मैं मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता पहले के, तो उसी के बेस पर कोई हायर इक्वेशंस अपने आप बन जाती है वहाँ पे। जैसे मान लो दिमाग गया कि भाई थोड़ा और बिल्ड करो इसको, यहाँ पे कुछ कमी है, यहाँ इसको हम ऐसा कर सकते। जैसे मैंने मैट्रिक्स पढ़ रहा था, मैट्रिक्स पर पढ़ते पढ़ते मैंने भाई 4 डायमेंशन मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली उसमें बना दी। फिर मैंने देखा भाई मैट्रिक्स में फॉर्मूला बना दी मैंने, वो फॉर्मूला आखिर में जाके मैंने जब देखे तो भाई सप्लीमेंट्स, वो क्या बोलते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के हायर कॉन्सेप्ट्स में पढ़े थे। पर आई तो बेस मेरे बेस से ही भाई। मैं तो मैथमेटिशियन का काम क्या है, वो किसी भी बेस पे होगा तो वो बेस को पढ़ता रहेगा, नई नई रचनाएं पैदा करता रहेगा। क्योंकि बेस उसे क्या करेगी, हैबिचुअल करेगी किसी भी चीज़ के साथ। जैसे मैं स्टेटमेंट्स में बोल रहा हूँ तो स्टेटमेंट में क्या हूँगा, हैबिचुअल हूँगा, फिर मैं स्टेटमेंट्स में अपने आप ही न्यू क्रिएशंस करने लग जाऊँगा। क्यों, मेरा दिमाग थोड़ा सही चल रहा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वर्क कर रहा है, लॉजिक वर्क कर रहा है। तो लॉजिक का मतलब क्या है, आस पास चीज़ों को तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना और फिर वापस कुछ नया बना देना, इन्वेंटर की तरह, ये वाला काम। अब जैसे मैं मान लेके चलो मिस्त्री के यहाँ लग गया, तो मैं वहाँ भी कुछ इन्वेंट कर दूँगा, बिकॉज जैसे मुझे आदत पड़ गई फिर मैं उसमें क्रिएट करूँगा कुछ ना कुछ न्यू। दिस इज द इन्वेंटर। इन्वेंटर वो नहीं है कि भाई वो अगर इक्वेशन में भी कुछ इन्वेंट कर रहा है ना, दैट इज द इन्वेंटर। ये नहीं कि हमेशा वो भाई उसको नहीं मिला हथियार, भाई उसको पाना चाबी नहीं मिला, जब पाना चाबी नहीं मिला तो पाना चाबी से कैसे बना देगा भाई। जिस चीज़ के संग हैबिचुअल होगा वो उसी चीज़ में तो क्रिएट करेगा। और ये तो बेहतर ये है फ़ायदा कि क्रिएशन को तो आप हैबिचुअल हो जाओ। जैसे मैं हूँ, अब मैं सिर्फ ट्यूटोरियल इक्वेशन में मुझे इक्वेशन नाम का पहले पता चला, वो भी ऐसे शॉर्ट्स में दिखाते हैं इक्वेशन। ये देखो भाई C वो स्क्वायर। अब मैं ये सोचता ये C क्या है, एक्स स्क्वायर तो मुझे पता है, ये C क्या है, बस ये क्यूरोसिटी, दिस इज ए क्यूरोसिटी मेरे दिमाग में कही। मैंने कहा इक्वेशन से लिखूंगा स्टेटमेंट की जगह। यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आपको कुछ विजुअल्स दिखते हैं, आप उस चीज़ में फिर धीरे धीरे आप उसमें जब महारती हो जाते हो तो आपको वो आसान लगने लग जाते हैं। वो जो टर्म्स जो आपको मुश्किल लगती है वो इजीली लगने लग जाती है। जब इजीली लगने लग जाए तो आप क्रिएट करने लग जाते हो चीज़ों को। मैं मैथमेटिक्स में नहीं कहता कि जिसको हायर वो आती है लैंग्वेज, हायर टर्म्स आती है कि भाई सी क्या है, लॉग क्या है, एलन की वैल्यू कैसे निकलती है, ना 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 ना, दिस इज नॉट। मैं मैथमेटिक्स उसे कहता हूँ जैसे कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, पर्टिकुलर लैंग्वेज मतलब मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज, सिंबल्स एंड नोटेशन को भी एक लैंग्वेज कहता हूँ। कि जैसे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो नई क्रिएशन कर रहा है, मतलब उसका PFC अलग ही वर्क कर रहा है। PFC को एक लैंग्वेज दे दो, क्यों, PFC के पास लैंग्वेज नहीं है, आप अगर उसे लैंग्वेज दे दो फिर वो कुछ नई क्रिएट कर रहा है। तो या जैसे मान के चलो कई बार सुनने में आया है जैसे रामानुजन, अब मुझे ये समझ नहीं आती है बेसिक इंडियन माना, बट मैं इंडियन नहीं, मैं हमेशा लॉजिकल सोचता हूँ।
मैं लॉजिकल क्या सोचता हूँ। और एक बार तो मुझे क्लास में रामानुजन कह के पुकारा है, तो मैंने अपनी 10th को थीसिस प्रूफ करी थी, जिसमें इरेशनल में कुछ डिफाइनेशन ला दी थी मैंने कि एक चीज़ डेफिनेट है, वो भी रामानुजन के उससे। मेरे को एक फॉर्मूला मिला था भाई, ई वो सिग्मा लग रखा था उस टाइम पे, सिग्मा का मतलब नहीं पता था मुझे 9th 10th में, तो वो सब 9th में था, मैं 9th के एंड में, तो सिग्मा वगैरह थी और ये सारी चीज़ें थी। फॉर्मूला था एक I=0 9101 ऐसे कुछ, और n फैक्टोरियल में ऐसे ये सारी चीज़ें थी, मुझे टर्म्स नहीं पता थी। पर मैंने उस फॉर्मूले को देख कर मुझे अलग ही क्यूरियोसिटी हुई, और मैंने एक इरेशनलिटी की फॉर्मूला लिख के नीचे वो बना दिया, रात में सोच के 2-1 घंटे में मैंने बना दिया। फिर मैंने बाद में उसको प्रूफ करने की सोची, मैंने कहा थोड़ा सा हौसला रख के प्रूफ करो, पहले दोस्तों में फिर टीचर्स में, प्रिंसिपल के पास ले गया, प्रिंसिपल के दिमाग से ऊपर उठ गया, मैथ वाले टीचर के पास लेके गया, मैथ वाले टीचर के दिमाग से ऊपर उठ गया। वो कह रहे कि बेटा अभी नहीं, 12वीं करने के बाद करना ये चीज़ें, थीसिस। एक मैथ के टीचर, जब उन्हें मैंने अपनी थीसिस दिखाई, अब जब मैंने ये सारी थीसिस दिखाई, चलो ठीक है ये सब हो गया, तो मेरे को बात करनी है कि कोई भी अगर वो है मैथमेटिक्स, वो लैंग्वेज जाने, खाली लैंग्वेज जाने, वो उसके संग हैबिचुअल हो जाएगा, तो दैट मीन वो नई क्रिएट करना चाहता है, दैट इज द इन्वेंटर। मैथमेटिक्स इन्वेंटर है। जब वो कैलकुलेट करेगा चीज़ों को समझेगा और अंडरस्टैंड करके नई चीज़ें बनाएगा, तो ये मैथमेटिक्स टूल है कि लॉजिक को समझना, वो चीज़ें करना, आपका बेस आपका वो करेगा। अब इक्वेशन पे जैसे मैं ट्रांसफर हुआ है, तो हाँ मैं बात कर रहा था रामानुजन, तो मैं भूल ही आता है रियलिटी में, तो इसलिए बात घुमा रहा था। मैं बात कर रहा था रामानुजन। एक बार रामानुजन ने इन्फिनाइट तक थ्योरी लिखी, इन्फिनाइट तक थीसिस लिखी, हमें बताया जाता है लिखी भाई उन्होंने बढ़िया चीज़ें लिखी, ऐसी चीज़ें लिखी जो दुनिया सोच नहीं सकती थी। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी ऐसी जगह से पढ़ा लिखा हूँ, बल्कि मैं तो आज के युग में पैदा हूँ जहाँ कंप्यूटर इंटरनेट जैसी चीज़ें हैं। मुझे इक्वेशंस की फॉर्म डालनी नहीं आई, उन सचिन को सिग्मा इग्मा डालने कहाँ से आ गए? यूएस के सिंबल्स उन्हें डालने कैसे आ गए? कैसे डालने आ गए? चलो माना, या तो इसमें मेरे को लैक ऑफ नॉलेज है, इग्नोर वो है मेरे दिमाग माइंड, क्या इग्नोरेंस कर रखा मैंने? हो सकता है कोई ऐसी बुक मिल गई हो जिसे उन्होंने पढ़ा हो क्यूरियोसिटी के साथ, और उन्होंने ट्रिग्मेटिक फंक्शंस और उन सब चीज़ों के सिंबल्स जान लिया हो और उनका मतलब जान लिया हो, फिर उन्होंने अपने दिमाग से चीज़ों को क्रिएट कर दिया हो मैथमेटिक्स के टर्म्स में, और उन्हें एक लैंग्वेज मिल गई हो बनी बनाई। लैंग्वेज व्यक्ति खुद से जब बनाएगा तो वो टूटी फूटी होगी, सिस्टमेटिकली नहीं होगी, बिकॉज जब वो टूटी फूटी बनाएगा, क्योंकि उसकी टूटी फूटी उसके लिए सिस्टमेटिक होगी, दूसरे के लिए सिस्टमेटिक तब होगी जब कई सारे लोग लैंग्वेज में योगदान देंगे, तो वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक सिस्टम जनरेट हो जाएगा। यूँ समझ लो, जब एक पर्टिकुलर पर्सन लैंग्वेज बना रहा है तो वो एक फंक्शन पे वर्क कर रही है, एक ऑपरेटर पे वर्क कर रही है, बट जब एक पूरा समाज लैंग्वेज बना रहा है तो वो एक सिस्टम पे वर्क कर रही है, वो एक प्रोसेस पे वर्क कर रही है, वह मैनी ऑपरेटर्स पे वर्क कर रही है। समझ में आया? मैथमेटिक्स टर्म में बोल रहा हूँ मैं। और फिर जब उन्हें सिग्मा इग्मा के बारे में किसी बुक ने बताया होगा, तभी तो उन्होंने उसके टर्म में लिखा होगा, कोई भी अपने मन की वो कल्पना। दिस इज द एरर ऑफ सॉर्ट। क्यों नहीं, या तो किसी ने बताया है, ये उन्होंने जो रचनाएं करी, स्क्वायर पावर ये सब चीज़ें, वो लिमिटेड टर्म्स में करी, जितनी वो जानते थे उन्हीं टर्म्स में उन्होंने ऐसी रचनाएं करी, ऐसी सीरीज निकाली जो अलग थी, अनडिफाइंड थी। और साथ में दूसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि जब ये सारी चीज़ें जो निकाली उन्होंने, तो बाद में जो यूँ कहते हैं सिग्मा की फॉर्म में निकाली, वो सब कॉलेज में निकाली होगी, इंडिया में नहीं निकाली होगी, बिकॉज उन पर कोई लैंग्वेज नहीं थी, उन पर लैंग्वेज नहीं थी, उन पर कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं थी, इक्वेशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी भारत में उस समय। के लिए थी, जिनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने उन रिसोर्सेज में काम करने की कोशिश करी होगी, मैं मानता हूँ, बट वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर नहीं थे। माना कि रामानुजन एब्स्ट्रैक्ट थिंकर थे,
बट उन्होंने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंग्वेज में ही अपनी सीरीज़ बनाई होती, मतलब मैथमेटिशियन तो थे, बट जो हमें दिखाते हैं वो असलियत में उनकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए कोई नहीं कर पाता क्योंकि उनकी लैंग्वेज कोई और लैंग्वेज में लिखा हुआ है चीज़ें, इक्वेशंस में लिखा हुआ है, पर इक्वेशंस के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होगी जो इरेगुलर सीक्वेंसेस होगी। लेट अस सपोज जैसे कि मैं हूँ, यदि मैं अगर उनकी चीज़ें करूँ लेट अस सपोज, तो मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूँगा वो किस लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं, लैंग्वेज जानूँगा, सिंबल्स जानूँगा मैं वाई सिंबल जानूँगा क्योंकि मैं भी ऐसे ही पढ़ा हूँ। मैं जितनी चीज़ें बोलता हूँ दैट इज़ द मैथमेटिक्स, मेरा लॉजिक बहुत तेज़ काम करता है। बट मेरे यहाँ की प्रॉब्लम ये है इंडिया में, यहाँ की लैंग्वेज मिश्रण है। जब मिश्रण लैंग्वेज होती है वहाँ बहुत ख़राब लैंग्वेज होती है। ये सिस्टम नहीं है कुछ लैंग्वेज का, यहाँ आधी हिंदी आधी इंग्लिश है, यहाँ कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं वर्क कर रही। यहाँ इतना ख़राब सीन है कि आप लैंग्वेज में जब सोचते हो तो आपका ब्रेन कई लैंग्वेज में एक ही साथ सोच रहा है, अब वो वहाँ पे चिंतन कर रहा है, अपनी एनर्जी वहाँ फूक रहा है, तो लॉजिक में कहाँ फूकेगा। फिर जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में जब आप लिख रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो एक स्टेटमेंट है, वो इक्वेशन निकल आएगी, क्योंकि वो यूनिवर्सल नहीं है, वो एक सर्कमस्टेंस पे पैदा हुई है। क्यों? क्योंकि इक्वेशंस में यहाँ पे कोई वर्क है नहीं, इक्वेशंस है सारी अंग्रेजी पे मेनली। आप लिखोगे तो स्टेटमेंट्स को उसके बेस पे लिखोगे, सिंबल्स आपको पता नहीं चलेंगे, कैसे अंडरस्टैंडिंग करोगे। इसलिए इक्वेशन चाहिए ताकि मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँ और मुझे लैंग्वेज मिले, फिर मैं अपने आप लॉजिक बनाने लगूँगा मैथमेटिकल टर्म्स। और ये जो एक चीज़ थी पहली बात, तो मैं उस टाइम पे अपने गुरु के रूप में, टीचर के रूप में रामानुजन को मानता था, बट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट। आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए जो मैंने सिखाई है। इंडिया इज़ द बायोडाइवर्स, इसलिए मैं इसे सबसे गंदी जगह कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइवर्स है। इसलिए आई एम द फिलोसोफर, आई एम द राइटर, आई एम द लॉयर टाइप लीडर, एंड आई एम द फिजिशियन, पॉलिटिशियंस एंड इकोनॉमिक्स। कई सारी चीज़ें हैं मेरे में, हर एक फील्ड में मैंने थोड़ा थोड़ा लॉजिक बना रखा, अपना सीक्वेंस बना रखी। क्यों? एक में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ सब बायोडाइवर्स है, यहाँ एक चीज़ पे कोई रह ही नहीं सकता, यहाँ जो बनेगा अनोखा ही बनेगा। दैट्स अमेजिंग रिटर्न्स, गैम्बलिंग, द बोर्न एट इंडिया।